गुड इवनिंग गाइस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अब आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप अकाउंट आपके सब्जेक्ट के लिए, आप बीकॉम में हो या इंटर में हो, आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आगे भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसका आपको मैं जो हूँ PDF नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए साझेदारी की परिभाषाएं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं या एकत्रित हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी व्यापार साझेदारों के साथ ही किया जाता है जब उनकी वो बंटवारे के लिए सहमत हों। ठीक है, अब आते हैं साझेदारी के आवश्यक लक्षण। तो ये आपकी परिभाषा में साझेदारी के आवश्यक लक्षण में पहला आपका आता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना है, तो साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्वयं साझेदार नहीं बन सकता। यदि सामान्य साझेदारी में साझेदारी की संख्या 20 से अधिक है तथा बैंकिंग व्यवसाय में लगी साझेदारी में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है तो साझेदार अवैध हो जाती है। फिर आता हमारा ठहराव एवं व अनुबंध का होना। तो साझेदारी का जन्म साझेदारों के बीच स्पष्ट अथवा गर्भित ठहराव या अनुबंध के ही आधार पर होता है। साझेदारी का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है। अब आता है हमारा कि कारोबार का होना। साझेदारी के लिए कारोबार का होना भी आवश्यक है। अतः जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में ऐसा ठहराव करते हैं, कारोबार वैधानिक होना चाहिए, अन्यथा साझेदारी अवैध हो जाएगी। अब आता है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व असीमित होता है यदि फर्म की संपत्तियां दायित्वों का, ये देखिए आ गया, दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग फर्म के दायित्वों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि लाभ हानि को हम लोग अपने आपस में बंटवारा करते हैं साझेदार, तो उनको अपनी संपत्ति में से भी दायित्वों को चुकाना पड़ेगा। फिर हमारा था पंजीयन। तो साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है बल्कि ऐच्छिक होता है। साझेदारी का पंजीयन कराने से फर्म के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साझेदारी संलेख में आपको पढ़ाते हैं। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? तो जब कभी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो प्रायः साझेदारी से संबंधित संपूर्ण शर्तों को एक पत्र पर लिख लिया जाता है। इस लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। इस संलेख में विभिन्न प्रकार की सारी शर्तों को लिखा जाता है, जैसे हमारा फर्म का नाम व पता। तो साझेदारी संलेख में फर्म का नाम व उसका व्यवसाय करने का मुख्य स्थल का पूर्ण पता का वर्णन होना चाहिए। फिर आता व्यवसाय की प्रकृति। साझेदार संलेख में साझेदार व्यवसाय की प्रकृति, क्षेत्र में उसका स्वरूप का वर्णन होना चाहिए। साझेदारी की पूंजी। थर्ड, साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूंजी के संबंध में, जैसे साझेदारों की पूंजी की मात्रा, स्थायी व परिवर्तनशील खातों का उल्लेख, पूंजी को लाने का स्वरूप, नगद या माल के रूप में पूंजी पर ब्याज आदि होता है। साझेदारों का वेतन व कमीशन। साझेदारों का फर्म के प्रबंध कार्य में सक्रिय भाग लेने को साझेदारों को कोई पारिश्रमिक वेतन या कमीशन दे होगा या नहीं, इसका वर्णन साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिए। अन्य साझेदारों का ऋण, ख्याति और फर्म लेखांकन एवं अंकेक्षण होना चाहिए। गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं, तो आपको नए साझेदार के समय आने के समय जो हमारा एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डिवोर्शन होता है, तो इसमें हमारे इसी प्रकार के होते हैं, बट इसकी क्या होती है, कंडीशंस चेंज होती हैं। इसमें नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना होती है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन, फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन भी होता है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समायोजन भी होता है। पुराने साझेदारों को संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी की गणना होती है। फर्म की कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन होता है। पुराने
साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना होती है। ठीक है, आपको अगर एडमिशन आता है, रिटायरमेंट आता है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, बट इसमें कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं। ठीक है, अब आता है ख्याति, गुडविल। तो ख्याति एक अदृश्य स्थायी संपत्ति है। ख्याति का सृजन एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका मूल्य तो ख्याति होता है, पर इसे देखा व छुआ नहीं जा सकता। इसका मूल्य व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि, ईमानदारी, सच्चाई, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ संपर्कों पर निर्भर होता है। अब लॉर्ड मैकनाटर के अनुसार, तो लॉर्ड मैकनाटर ने कहा है कि ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे संबंध का लाभ है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती हैं। अब हम देख लेते हैं ख्याति की विशेषताएं क्या हैं। तो ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता। ख्याति का निर्माण बहुतेरे तत्वों के मिश्रण से होता है। व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर होता है। ठीक है, अब इसे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता। छठा है, इसका जन्म व्यापार के साथ होता है और व्यापार के बंद होने के साथ समाप्त हो जाता है। अब आता है नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है? तो साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारी फर्म का पुनर्गठन एवं साझेदार के प्रवेश करने पर साझेदारी व्यवसाय का वर्तमान साझेदारी संलेख मृत हो जाता है और नए साझेदार समेत एक नया साझेदारी संलेख जीवित हो जाता है। साझेदारी फर्म को उनकी पूंजी, प्रबंध की योग्यता, विशिष्ट ज्ञान, ख्याति और व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलता है। ये तो आप जानते हैं, किसी भी जब कंपनी में कोई नया पार्टनर आता है तो उसके जो होता है, जो भी वो लेके आता है, जो हमारा प्रॉफिट लेके आता है, जो पूंजी लेके आता है, ख्याति लेके आता है, तो उसका भी बंटवारा होता है। अब आता है नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, साझेदारी फर्म के व्यापार का विस्तार होते रहने पर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता, प्रतियोगी फर्म को साझेदार बनाने की आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए, व्यवसाय के कुशल प्रबंध संचालन हेतु विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता। चौथा है, साझेदारी फर्म की परिस्थितियों की मांग के अनुसार नए साझेदार की आवश्यकता। फर्म के लाभदायकता की सुदृढ़ता हेतु नए साझेदारों की आवश्यकता। ठीक है, आप जानते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण। देखिए, हम सारा कॉन्सेप्ट एक ही में ले रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको जो है सारे PDF मिल जाएं। तो साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ और कारण। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के स्पष्ट समझौते से या ऐच्छिक साझेदारी को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। जब कोई साझेदार निम्नलिखित कारणों से स्वयं को फर्म से अलग करता है तो इसे उसका अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। जैसे बीमारी या शारीरिक कमजोरी होने के कारण, वृद्धावस्था होने के कारण, किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण, कोई अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा होने के कारण, किसी अन्य कारण जिससे वह फर्म में रहना उचित नहीं समझता हो। ये हमारे जो है अवकाश की दिक्कतें हो गई, जब हमारा अवकाश ग्रहण करता है। अब लिखेंगे साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय लेखांकन समस्याएं क्या होती हैं। तो साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय लेखांकन की निम्नलिखित समस्याओं का समायोजन करना आवश्यक है। पहला, चालू साझेदारों के नए लाभानी अनुपात और लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना करना। दूसरा है ख्याति का लेखांकन। फिर हमारा तीसरा है फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, संचय, अवतरित लाभ तथा लाभ हानि खाते का हस्तांतरण। पांचवा हमारा आता है पूंजी का समायोजन। छठा आता है हमारा संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समायोजन। 7th, किस्तों में भुगतान। 8th, कृषि संपत्तियों का अपलेखन। ठीक है, इतनी सारी जो है हमारे समस्याएं आती जब हमारा कोई साझेदार अवकाश लेता है। अब पढ़ते हैं पूंजी का समायोजन कैसे होता है।
तो जब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद शेष साझेदार नई फर्म में कुल पूंजी को किसी निर्धारित मात्रा में नए लाभ हानि अनुपात के अनुसार रखने का निर्णय कर सकते हैं। इस स्थिति में कुल पूंजी की निर्धारित मात्रा को शेष साझेदारों के बीच उनके नए लाभ हानि अनुपात में बांटकर नई फर्म के उनकी नई समायोजित पूंजी को निर्धारित कर लिया जाता है। इसके बाद यदि किसी साझेदार का पूंजी शेष उनके हिस्से की पूंजी से कम शेष दिखाता है तो वह पूंजी खाता की कमी की राशि को नकद लाकर देगा, या अधिक की शेष हो तो अधिक की पूंजी को निकाल देगा। ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं। तो आपको हम ये इसका साथ जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ हम आपको नीचे लिंक में दे रहे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने पढ़ाई को करिएगा। हम आगे और भी वीडियो लाएंगे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम और भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। जब हम थोड़ा सा हमारे प्रोफेशनल हो जाएगा तो हम अच्छी बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। प्लीज़ अभी आप लोग हमारा कोऑपरेट करिए। थैंक यू एवरीवन।